हेलो दोस्तों, लास्ट स्लाइड में अपने लास्ट वीडियो में देखा था आरसीएस फेज 1 के बारे में। ठीक है, अपने 1 में क्या क्यों आरसीएस को अपनी रिक्वायरमेंट कब हुई, आरसीएस 1 कब लॉन्च किया गया था 1997 में। ठीक है, और उसके कौन कौन से मेजर इंटरवेंशन थे, 14 इंटरवेंशन थे, उसको अपने कवर किया था। आज अपन क्या देखेंगे, आरसीएस फेज 2 ये कब लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुई थी। उसकी पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है पूरी अपने, ठीक है ना, पीडीएफ का, वहाँ से आप देख सकते हो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, और आरसीएस फेज 2 की बात करें तो किस मेन 2 एरिया से जहाँ पे इस प्रोग्राम का फोकस था, तो रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी प्लस मोर्टेलिटी, प्लस स्पेशल फोकस और एम्फेसिस ऑन द रूरल हेल्थ केयर पे फोकस किया गया था। इसके अंडर में आरसीएस फेज 2 में। अब इसके अपन देखें कि मेजर स्ट्रेटेजी क्या क्या थी आरसीएस फेज 2 के लिए। ठीक है ना, तो मेजर 3 स्ट्रेटेजी थी, 1, 2 और 3। फर्स्ट देखें तो असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम, मीन्स एफआरयू को अपन को मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है। ये 3 मेन स्ट्रेटेजी थी इस प्रोग्राम की, और अपन पूरा, ठीक है ना, आरसीएस फेज 2 में अपने इसी के बारे में देखेंगे, 1 बाई 1 पॉइंट को कवर करेंगे। अब एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में किस पे फोकस किया गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज करना है, प्लस एवरी डिलीवरी के टाइम पे स्किल, ठीक है ना, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस प्रेजेंट हो। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में बात करें तो ऑपरेशनलाइजिंग द फेस्ट रेफरल यूनिट, प्लस ऑपरेशनलाइजिंग द पीएचसी एंड सीएचसी फॉर राउंड द क्लॉक फॉर टू प्रोवाइड द डिलीवरी सर्विसेज, मीन्स 24/7 वर्किंग कंडीशन में हो और ओपन हो। तो इसमें हमने 3 स्ट्रेटेजी देखा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर ए, असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर ईओसी। इसके भी 2 पार्ट थे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्लस स्किल अटेंडेंस एट डिलीवरी। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी की बात करें कि अपन को जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको सबको एनकरेज करना है, अवेयर करना है कि डिलीवरी को, ठीक है ना, हॉस्पिटल में प्रेफर करें रेदर देन एट द होम। ठीक है, इसके लिए कि हॉस्पिटल में डिलीवरी को प्रेफर करें। इसके लिए सरकार ने आरसीएस फेज 1 में क्या इंक्लूड किया गया, क्या प्लानिंग की थी कि जितने भी पीएससी है, ठीक है, उसकी 50% पीएससी प्लस ऑल सीएससी वुड बी मेड ऑपरेशनल एज द 24 आवर डिलीवरी सेंटर। यदि आप किसी भी अपन सेंटर को 24 आवर एक्टिव करते हैं डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे अपन को 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो इमरजेंसी केयर और मेडिसिन की, और सेकंड स्टाफ की। तो उन दोनों पॉइंट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। इस सेंटर पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, प्लस बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन सर्विसेज। 3 सर्विसेज प्रोवाइड हो, प्लस वहाँ पे स्टाफ है उसकी कमी नहीं हो। ठीक है, तो 3 to 4 स्टाफ नर्स और एएनएम को वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया पर पीएससी पे टू एंश्योर द राउंड द क्लॉक सर्विसेज। ठीक, तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के रिगार्डिंग पॉइंट होंगे। सेकंड है स्किल अटेंडेंस एट द डिलीवरी। इसका क्या मीनिंग है कि ये सबसे अभी ग्लोबली सर्वे किया गया, उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि मैटरनल डेथ को रिड्यूस करने में सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है, स्किल बर्थ अटेंडेंस एट द डिलीवरी। ठीक है, और ठीक, और हर बर्थ हर डिलीवरी के टाइम पे ये प्रेजेंस हो। ठीक है, और प्लस स्किल बर्थ अटेंडेंस के साथ में एक और फैसिलिटी हो, इट मस्ट बी लिंक्ड विद द अप्रोप्रिएट रेफरल सर्विसेज फॉर कॉम्प्लिकेटेड केस। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता तो रेफरल सिस्टम वो भी फास्ट होना चाहिए, आप तुरंत उसको हायर सेंटर पे रेफर कर सको। प्लस डब्ल्यूएचओ के लिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन होती है उसको भी, ठीक है ना, किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उसको भी अडोप्टेड किया गया, इंक्लूड किया गया, किसके लिए, फॉर पीएससी सीएससी डॉक्टर के लिए, फॉर एएनएम के लिए, एलएचवी मीन्स लेडी हेल्थ विजिटर के लिए, इनके लिए सबके लिए एडोप्टेड किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, और इसमें एएनएम और एलएचवी है, ठीक है ना, एलएचवी क्या क्या बनेंगे, लेडी हेल्थ विजिटर, इनको किस कौन कौन सी परमिशन दी गई, परमिटेड किया गया इनको कि ये लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, प्लस कैरी आउट द सर्टेन इमरजेंसी इंटरवेंशन व्हेन द मदर लाइफ इज एट द रिस्क। डिलीवरी के टाइम कोई भी यदि ऐसी रिस्क प्रेजेंट हो जिसकी वजह से मदर की लाइफ को रिस्क हो सकता है, उस कंडीशन में इमरजेंसी इंटरवेंशन भी वो, ठीक है, यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपन सेकंड स्ट्रेटेजी देखा तो इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर। फर्स्ट क्या थी, एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर ईओसी, सेकंड है ईएमओसी। इसमें क्या मीनिंग, इसमें मेन फोकस था वो एफआरयू दिया गया फर्स्ट रेफरल यूनिट पे कि उसको ऑपरेशनलाइजेशन करना है किसका, एफआरयू का, प्लस एवरी बर्थ के टाइम पे स्किल बर्थ अटेंडेंस प्रेजेंट हो। थर्ड क्या फैक्टर था कि पीएससी और सीएससीए जो 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको स्ट्रेंथन करना है। ये 3 पॉइंट थे जिसके ऊपर फोकस किया गया था। और फिर और जितने भी फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जितने भी एफआरयू है, ठीक है ना, जितने फंक्शनल है, जिनको फॉर्मुलेट किया गया वो जितने भी फंक्शनल है, ठीक है ना, वहाँ पे इमरजेंसी और इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर प्लस एसेंशियल न्यूबर्न केयर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। तो ये मेन इसका इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के मेन पॉइंट थे। इसके अंदर भी अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे किसके रिगार्डिंग एफआरयू फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और एफआरयू पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ये सब अपन कवर करेंगे। मिनिमम कोई भी एक फंक्शनल फुली फंक्शनल एफआरयू है, ठीक है ना, फुली फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज जिसमें नॉर्मल डिलीवरी मीन्स वेजाइनल डिलीवरी प्लस असिस्टेड डिलीवरी ये हो गया, प्लस इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर जिसमें क्या सर्जिकल इंटरवेंशन आते हैं लाइक सिजेरियन सेक्शन हो गया, न्यूबॉर्न केयर, केयर ऑफ द सिक चिल्ड्रन, प्लस फुल रेंज ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जितनी भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड की जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव, प्लस सेफ एबॉर्शन सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड की जाए, प्लस ट्रीटमेंट ऑफ द एसटीआई या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उन सब के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, प्लस ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कि एफआरयू के लेवल पे ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल हो, प्लस असेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्लस रेफरल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो भी प्रोवाइड की जाती है। किसी भी एक एफआरयू पे मिनिमम टू मिनिमम ये सर्विसेज तो प्रोवाइड होनी ही चाहिए। अब है कि एक फुली फंक्शनल एफआरयू है उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि अपन ने देखा कि इससे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो ये हो गया, और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके एक जिस रिक्वायरमेंट के थ्रू एक फंक्शनल एफआरयू वो फुली वर्क कर सके। तो उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम बेड स्ट्रेंथ वो कितनी होनी चाहिए, 20 to 30 होनी चाहिए वहाँ पे, प्लस 24 आवर फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर हो, ओटी हो, वो 24 आवर वर्किंग कंडीशन में हो, प्लस लेबर रूम है वो भी फुली फंक्शनल हो, प्लस ये एरिया ईयर मार्क और इक्विप फॉर न्यूबॉर्न केयर, ठीक है ना, कि एक न्यूबॉर्न केयर के लिए स्पेसिफिक लेबर रूम में और वार्ड में, ठीक है ना, केयर के लिए स्पेसिफिक एरिया फॉर्मुलेट किया जाए, प्लस लेबोरेटरी ऑफ फंक्शनल कंडीशन में हो, प्लस ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो, 24 आवर वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, क्योंकि किसी भी एफआरयू पे ये तो ये मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट है तभी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी, प्लस अरेंजमेंट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट हो, ठीक मेथड वहाँ पे अवेलेबल हो, इक्विपमेंट अवेलेबल हो, प्लस एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल। तो ये मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक फुली फंक्शनल यदि कोई एफआरयू है उसको वर्क करने के लिए ये इतनी इतनी रिक्वायरमेंट नीडेड रहती हैं। अब एक देखिए एक और अपना आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और एक फुली फंक्शनल एफआरयू के लिए कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कि किसी भी फैसिलिटी को एफआरयू डिक्लेयर करने से पहले मिनिमम टू मिनिमम 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स है वो फुलफिल होने जरूरी है। वो कौन कौन से 3 होते हैं, हमने क्राइटेरिया देखे तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्जिकल इंटरवेंशन सबसे पहला, प्लस न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, प्लस ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी हो, और ऑल दिस मस्ट बी अवेलेबल फॉर 24 आवर ए डे, एक दिन में 24 के 24 घंटे ये तीनों फैसिलिटी है वो सर्विसेज यदि अवेलेबल है, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो उसको अपन फैसिलिटी को अपन एफआरयू डिक्लेयर कर सकते। तो मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या थी, स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। इसमें क्या था कि ड्यूरिंग द आरसीएस 1 फेज की अपन बात करें, फेज 1 में क्या था, जो भी फंड था वो किसको सप्लाई किया जाता था, वेयर गिवन टू द पंचायत, ठीक है, पंचायत टू मैनेज द इमरजेंसी,
बट फीडबैक था वो, उसके फीडबैक देखा, ठीक है ना। आउटपुट क्या है कि आउटपुट है कि पंचायत एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, कि फंड का सही यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आरसीएस फेज में फिर क्या चेंज किया गया कि जो भी, ठीक है, डिफरेंट रेफरल मॉडल को इंक्लूड किया गया, प्रपोज्ड किया गया। उसके अपन एग्जांपल देखें कौन कौन से डिफरेंट मॉडल, ठीक है। लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, वुमेन्स ग्रुप हो गया, ठीक, प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्रांसपोर्ट और रेफरल सिस्टम में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। ये सब पॉइंट को इंक्लूड किया गया ताकि पंचायत जो फंड को मैनेज नहीं कर पा रहा था उसको इन सबसे इसके आरसीएस फेज में इसको रिप्लेस किया गया। अपन अभी तक क्या देखा था कि आरसीएस फेज 2 में 3 मेजर स्ट्रेटेजी क्या थी उसको अपन ने देखा। अब यह कि इस फेज 2 में कुछ न्यू इनिशिएटिव थे जो मेनली 2 है, ठीक है ना, उसको इंक्लूड किया गया था। उसके रिगार्डिंग भी अपन देख लेते हैं कि सबसे पहला इंटरवेंशन क्या था जो न्यूली इंक्लूड किया गया था, ट्रेनिंग ऑफ द एमबीबीएस डॉक्टर इन लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है। कि जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर उनको प्रॉपर लाइफ सेविंग ट्रेनिंग दी जाए रिगार्डिंग द इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है, कि एमबीबीएस के डॉक्टर को, ठीक है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के रिगार्डिंग क्यों ट्रेनिंग दे, उसका क्या फायदा है, टू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द फास्ट रेफरल यूनिट एट द सब डिस्ट्रिक्ट सीएससी लेवल फॉर प्रोवाइडिंग द इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है, टू रिड्यूस द डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, प्रेगनेंसी में उसकी वजह से डेथ होती है, उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ पे इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड की जाए। उसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई, ठीक है ना, स्पेशली इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के रिगार्डिंग, ताकि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ठीक है। इसके अदर अपन की पॉइंट देखें इस इंटरवेंशन के, ठीक है, दिस ट्रेनिंग इज नॉट टू रिप्लेस द स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट बट टू सपोर्ट द इमरजेंसी केयर, ठीक है। एनेस्थेसिया के जितने भी लोग होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ये ट्रेनिंग नहीं चालू की गई, ये सिर्फ ताकि अपन इमरजेंसी केयर में सपोर्ट मिल सके, इसलिए एक ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था, प्लस फेडरेशन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व थी। और इसके लिए अपन ड्यूरेशन देखें ट्रेनिंग के लिए 16 वीक का टाइम, ठीक है ना, 4 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी रिगार्डिंग टू, ठीक है ना, रिगार्डिंग द ऑल ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट स्किल इंक्लूडिंग द सीजेरियन सेक्शन ऑपरेशन को इंक्लूड, ये भी इसमें स्किल को भी डेवलप किया जाता था। नेक्स्ट अपन देखें न्यू इंटरवेंशन तो सेटिंग अप ऑफ द ब्लड स्टोरेज सेंटर एट द एफआरयू, ब्लड स्टोरेज सेंटर को स्टेबलाइज करना एट एफआरयू है एज पर द गवर्नमेंट इंडिया गाइडलाइन टू मैनेज। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि फेस्ट जब हम ब्लड स्टोरेज हर एफआरयू पे अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका कहाँ यूज आ सकता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज को मैनेज करने में, सीवियर एनीमिया की कंडीशन को मैनेज करने में, प्लस ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज को मैनेज करने में। तो अपन ने देखा कि आरसीएस फेज 1 देखा कि उसके अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन थे, ठीक है ना। फिर आरसीएस फेज थी, उसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या थी इसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे, और इसके अंदर में न्यू इंटरवेंशन कौन से थे वो भी अपने देख ली। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।